नमस्कार दोस्तों, युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। जॉन एलिया साहब ने एक बहुत मशहूर शेर कहा है। उन्होंने किसके लिए कहा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिनके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ शायद वो इसको समझ सकें। मैं भी बहुत अजीब हूँ, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जो व्यक्ति नशा करते हैं उनको कोई मलाल नहीं होता, और जब उनको मलाल होता है तब तक शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर वो सब कुछ तबाह कर चुके होते हैं। फिर मौत के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। नशे की समस्या अपने भारत देश में, कहूँ पूरे विश्व में, बहुत भयंकर समस्या है। आज हम इस गुफ्तगू के माध्यम से नशे के बारे में जानेंगे। आज हमारे जो मेहमान हैं, चूरू मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर और नशा मुक्ति विभाग और मनोरोग विभाग के विभागाध्यक्ष श्री अजिताभ सोनी। सर, हम आपका युक्ति संस्थान के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। जैसा कि आज हमारी गुफ्तगू का जो मुख्य विषय वह है जाने नशे के बारे में, तो सर सबसे पहला हमारा प्रश्न आपसे रहेगा कि नशा किसे कहते हैं? नमस्कार रमेश जी, नमस्कार साथियों। आपने मेरे को युक्ति संस्थान के इस कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि समाज कल्याण और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आप इस तरह के मुद्दे चुन रहे हैं। आप इसके लिए बहुत बहुत इसका आभारी हूँ मैं। धन्यवाद। प्रश्न हमारा रहेगा पहला आपसे कि नशा किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा कोई भी पदार्थ जो हमारे मस्तिष्क पे या दिमाग पे प्रभाव डाले, हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारे महसूस करने की शक्ति, इन सब चीज़ों पे अगर कोई भी पदार्थ असर डालता है तो जिसे हम साइको एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, तो उसे हम नशा कहेंगे। अब जैसे विभिन्न विभिन्न तरह के नशे हमारे समाज में उपलब्ध है, जैसे तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं सारे, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, ये भी इसमें शामिल है। शराब, अल्कोहल के जितने भी उत्पाद हैं, ये भी सभी साइको एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, मतलब नशीले पदार्थ हैं। इसके अलावा डोडा, पोस्त, हेरोइन, भुक्की, चिट्ठा, कोकीन, मॉर्फिन, ये जितने भी हम नाम सुनते हैं, चरस, गांजा, भांग, ये सभी साइको एक्टिव सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। और भी बहुत सारे पदार्थ हैं। इनको भी मोटे तौर पे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो जो सरकार ने लीगल कर रखे हैं, एक इलीगल प्रोडक्ट्स हैं। लीगल प्रोडक्ट्स में जैसे तंबाकू के प्रोडक्ट्स है, ये दुकान पे मिल जाते हैं। अल्कोहल है, ये दुकान पे मिल जाती है। जैसे हमारे स्टेट में लागू है, जैसे गुजरात जैसे स्टेट में, बिहार में ये मना भी है। फिर कुछ इलीगल सब्सटेंसेस हैं, जैसे चरस, गांजा, डोडा, पोस्त, अफीम, भुक्की, हेरोइन, कोकीन, है ना, ये सारे इलीगल सब्सटेंसेस हैं जिनका गलत तरीके से समाज में यूज हो रहा है। इनमें विभिन्न प्रकार की सजाएं भी जो है हमारे लॉ एंड रेगुलेशन में निर्धारित की गई है। तो ये मुख्य तौर पे ये नशीले पदार्थ होते हैं। नशे की लत क्या होती है सर, उसके बारे में आप हमें बताइए कि कोई व्यक्ति मान लो कोई सुपारी खा रहा है, कोई चाय पी रहा है या कोई शराब पी रहा है, तो एक मात्रा के बाद में उसका वो इस्तेमाल करता है, तो क्या उसे लत कहते हैं? मतलब आपकी भाषा में लत किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छी समझने की बात है ये कि हम कब इन चीजों में लत बोल देंगे इसके। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिनके ऊपर अगर कोई भी पदार्थ फिट बैठता है तो इसका मतलब वो आदमी उसको लत लग गई है, जिसे हम एडिक्शन, डिपेंडेंस, नशेड़ी, आदतन आदि इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। यदि ऊपर बताए गए किसी भी पदार्थ से या फिर अन्य किसी पदार्थ से भी, जैसे आजकल है ना गैम्बलिंग, जुए को भी नशे में शामिल कर लिया गया है रिसेंटली, जो साइंटिफिक बॉडी है संसार की उसमें। इसी तरह गेम, जो वीडियो गेम होते हैं बच्चे में, वो भी नशे में शामिल हो गया है। अब क्या क्या बिंदु हो सकते हैं जो नशे की लत को डिफाइन करते हैं? एक तो नियमित और जरूरत से ज्यादा मात्रा में यूज करना, रेगुलर डेली यूज कर रहा है कोई पर्सन। दूसरा, वो उसे छोड़ने का प्रयास करता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है। तीसरा, अगर उस नशीले पदार्थ का सेवन ना करे
तो उसको कुछ शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं होने लग जाती है। हर पदार्थ की अलग अलग होती है। जैसे आज हम ज्यादा फोकस रखेंगे अल्कोहल पे, क्योंकि अल्कोहल जो है समाज में इसके जो दुष्परिणाम है वो बहुत बड़े स्तर पे है, और ये सुलभ भी बहुत आसानी से बहुत आसानी से सुलभ है, लीगल भी है। हाँ, और हमने इससे परिवार समाज उजड़ते हुए देखे हैं। देखें। तो जैसे अल्कोहल अगर नहीं पिए तो क्या शारीरिक लक्षण हो सकते हैं अगर उस जो आदतन है उसको ना मिले, तो जैसे शरीर में कंपन होना, घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, और इस तरह के कई विड्रावल सिम्टम्स बोलते हैं, मतलब ना लेवे तो ये लक्षण होने लग जाते हैं। इसी तरह कुछ मानसिक लक्षण भी होते हैं, जैसे वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा। इस तरह के कुछ मानसिक लक्षण भी इसके अंदर इसके न लेने पे हो। तीसरा टॉलरेंस, मतलब हर नशीले पदार्थ की एक प्रवृत्ति होती है कि वो शुरुआत हमेशा छोटी मात्रा से होती है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। तो धीरे धीरे मात्रा का बढ़ना भी नशे का आदी होने का एक सूचक है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर कोई बच्चे जब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट लेवल पे, तो वो कोई ऐसे थोड़ी एक बोतल पूरी पी जाते हैं, वो एक आधे पैग से स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे जब आदि की अवस्था में हम उनको पाते हैं तो वो काफी मात्रा जो है वो उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसके दुष्परिणाम जानते हुए भी कि हमारे शरीर पे भी असर डाल रहा है, परिवार पे भी असर डाल रहा है, हमारी घर गृहस्थी पे भी असर डाल रहा है, समाज पे भी असर डाल रहा है, फिर भी उसका सेवन करते रहना, है ना, जीवन की जो मुख्य प्राथमिकता है वो नशा बन जाती है। तो ये जो पॉइंट्स जिस किसी भी चीज में फिट हो रहे हैं, आदमी छोड़ना चाहता है फिर भी छोड़ नहीं पा रहा है, ये पॉइंट्स जहाँ फिट हो रहे हैं उसको हम नशा बोल देंगे, सिंपल। तो जैसे रिसेंटली जो हमारे शुरू में एक और नशा जो है गैम्बलिंग, मतलब जुआ, इसमें आप देख लीजिएगा सारी चीजें फिट होती है ना। जैसे वो आदमी रोज करता है वो, है ना, वो न करे तो उसको दिक्कत होने लग जाती है ना। शुरुआत छोटे छोटे से करता है, फिर बाद में बड़े बड़े सौदे करने लग जाता है ना। पता है गलत है, घर तक बिक जाता, पता है गलत चीज है, फिर भी नहीं रोक पा रहा खुद को। तो जहां जहां भी ये फिट हो रहे हैं क्राइटेरिया, वो नशे की लत हम उसको कह सकते हैं। कारण क्या है इसके? अब देखिए इसके ना कई स्तर पे कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण तो जिसमें हम ये जानेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान हम करें उससे पहले हमें उस समस्या के कारणों का जड़ का पता होना चाहिए, जड़ कहाँ है। हम अगर ऊपरी तौर पे ही अगर उस समस्या का सामना करेंगे तो संभव नहीं है उस समस्या को जड़ से मिटाना, पूरी तरह मिटाना। तो सबसे पहला कारण मैं बताना चाहूंगा उपलब्धता। जैसे किसी के घर में कोई पी रहा है, अब अपने शराब लेके चलेंगे, है ना, शराब को प्रोटोटाइप लेके चलेंगे, किसी घर में पड़ी है बोतल, तो बच्चे के लिए उपलब्ध है। आसपास बहुत सारे ठेके हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, तो बच्चों के लिए उपलब्ध है, सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। लॉ एंड रेगुलेशन का भी बहुत फर्क पड़ता है। जहां पर लॉ एंड रेगुलेशन टाइट नहीं है, सख्त नहीं है, वहां पर भी ये समस्याएं होती है। फिर उसके बाद में एक स्वीकार्यता, घर परिवार में समाज में स्वीकार्यता कैसी है उस चीज की, उसका बहुत फर्क पड़ता है उसका। जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई गुटखा खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, जैसे अपने शुरू में ये चीज बहुत प्रिवलेंट है, बहुत ज्यादा है, घर में खाते हैं और उसको बुरा भी नहीं मानते, बहुत सारे क्या ठीक है, बचपन से ही सीख देते हैं, दादी भी खा रही है, पोती भी खा रही है, सब मिलके खा रहे हैं, सामाजिक स्वीकृति दे दी उसको, तो स्वीकार्यता होगी, है ना, बच्चों के मन में स्वीकार्यता होगी। फिर ट्रेंड का, माहौल का, संगत का, इन चीजों का भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कुछ सोसाइटी में धार्मिक तौर पे कोई चीज प्रतिबंधित है ना, तो वो लोग नहीं लेते। जैसे मुस्लिम समाज के लोग अल्कोहल कंपैरेटिवली कम लेते हैं, 20%। हाँ, आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो 20% है, लेकिन हिंदुओं में इसका ज्यादा है, हिंदुओं में काफी ज्यादा है। तो ये लोग इस चीज का कम आदि में पड़ते हैं। इसी तरह आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मेरे पास एक मरीज है, उसने एक बहुत अच्छी बात की जो मेरे को बहुत अच्छी पसंद आई। उसने बोला कि साहब जब हम रोजे होते हैं ना, रोजे के टाइम पे कोई गुटखा नहीं खाता है, तो मतलब जब आप 25-30 दिन छोड़ सकते हैं तो हमेशा भी छोड़ सकते हैं। अब ऐसा क्या बात हुई कि रोजे के टाइम पे छोड़ दिया, मतलब वो माहौल बन गया, है ना, उस माहौल में कोई नहीं ले रहा, तो इतनी मन में नहीं आती है। तो इस तरह से हमारे आसपास का माहौल का भी, ट्रेंड का भी बहुत फर्क पड़ता है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है।
जैसे निकोटीन के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गुटखा, और ये खास तौर पे हमारे देश में ज्यादा प्रचलित है, सब लोग ले रहे हैं, तो एक ना अनकॉन्शियसली, अवचेतन दिमाग में एक हाँ। स्वीकार्यता हो जाती है, एक ट्रेंड के साथ बहने की एक हाँ, हाँ। प्रवृत्ति बन जाती है कि केवल पुड़िया ही तो खा रहा है और क्या हाँ कर हाँ रहा है। हाँ, पुड़िया तो खा रहा है, और ये भी खा रहा है, वो भी खा वो रहा भी है, खा रहा है, तो सभी खा दिमाग रहे में हैं। ऑटोमेटिकली ये बात जाती रहती है। हाँ, अगर किसी सामाजिक स्तर पे इस पर कार्य किया जाए, अगर हाँ। बंद हो जाए, हम्म, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इस तरह के नशे में और थोड़ी मेडिकल हेल्प मिल जाए, तो ये नशों को खत्म किया जा सकता किया है, जा ऐसी बात सकता नहीं है। उसके बाद में, ये तो हमने कुछ सामाजिक कारकों की बात कर ली, फिर बायोलॉजिकल रीजंस भी बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब जीन लेवल पे भी होता है, जेनेटिक लेवल पे भी होता है। कुछ लोगों के दिमाग की, शरीर की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो नशे के लिए आदी होने के लिए ज्यादा उनमें रिस्क होती है। रिस्क होती है। कुछ एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे एशियन लोग जो होते हैं, वो उनमें एक एंजाइम होता है जो कम मात्रा में पाया जाता है, तो वो अल्कोहल कम पीते हैं, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज वालों से। इसी तरह और भी कुछ जेनेटिक लेवल पे भी कुछ होते हैं, जो हर आदमी का मेकअप अलग अलग होता है, तो उसमें भी आदती होगा या नहीं होगा, वो निर्धारित होता है। ये कारण होता है। फिर उसके बाद में कुछ पर्सनल रीजंस भी होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कारण होते हैं जिनका एक मिला जुला प्रभाव होता है कि आदमी जो है वो एक किसी चीज का आदतन जो बन जाता है। हाँ। जो आदतन होते हैं उनके जो शराब पीने वाले हैं विशेषकर, उनके तर्क भी अपने अपने होते हैं कि मेरी तो नौकरी नहीं लगी इसलिए मैं शराब पीनी शुरू कर दी, मेरी तो शादी नहीं हुई इसलिए मैंने बिल्कुल सही बात। शराब पीनी शुरू कर दी। तो उनके भी अपने अपने तर्क होते हैं। रैशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। हाँ, हाँ। ये एक दिमाग की क्रिया है, रैशनलाइजेशन, मतलब अपने व्यवहार को का एक्सप्लेनेशन देना। कि बेचारे की शादी नहीं हुई, क्या करेगा, दारू तो पिएगा ही कई बार घर वाले भी सपोर्ट कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं वो। इसकी शुरुआत कैसे होती है, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब जो और शुरुआत से लेकर लत तक व्यक्ति कैसे पहुंच जाता है फिर? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब बच्चा इस चीज को स्टार्ट करता है, देखिए स्टार्टिंग तो हमेशा युवावस्था में होती है, बचपन में या युवावस्था में इस चीज की स्टार्टिंग हो जाती है। फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे बढ़ जाती है, कब लत बन जाती है हमको पता ही नहीं चलता है ना। तो इसलिए इसको समझना बड़ा जरूरी है। जैसे सामान्य तौर पे इस चक्कर को समझते हैं, एक कहानी की तरह चलाते हैं इसको। सामान्य तौर पे जैसे एक बच्चा है, वो स्टार्ट करता है अनुभव प्राप्त करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल, क्या देखते हैं ये दारू कैसी चीज है, कैसी चीज है, कैसा इसका टेस्ट है, क्या मजा आएगा, कैसे होगा, क्या होगा। एक्सपेरिमेंटल लेवल पे स्टार्ट होता है। कई बार क्या होता है कि पीयर प्रेशर होता है, कि साथ ही बैठ रहे, कह रहे हैं क्या है, एक पैक पीले, की कोनी है ना, एक पैक तो पीले, है ना। तो वो भी एक प्रेशर बना देते हैं, उससे स्टार्ट होती है कहानी। फिर उसको यूँ लगता है कि अगर मैं नहीं पीऊंगा इनके साथ तो शायद मैं कमतर हो जाऊंगा इनसे। हाँ, कमतर हो जाऊंगा वो। हाँ, ये बात भी महत्वपूर्ण है। ये भी एक कारण है कि जो युवावस्था में कई बार नशा करने को लोग गुनाह से स्टाइल समझते हैं। स्टाइल में आता है, स्टाइल में, या फिर मर्दानगी, हीरो ना, इस तरह से उसको देखने लग जाते हैं, जबकि ये एकदम उल्टा है ना। तो जो बच्चे प्रेशर में आते हैं, उनको ये समझने की बात है कि हमको उनकी बातों में नहीं आना है ना। ये ऐसा नहीं है कि ना नशे करके आदमी स्टाइल में, वो लोग जो आज स्टाइल मार रहे हैं ना, 10-15 साल बाद में उनकी हालत बहुत खराब होती है ना। वो हॉस्पिटल में या फिर कहीं नाले में पड़े हुए मिलते हैं। तो ये स्टाइल का कोई प्रतीक नहीं है, ये चीज समझने की जरूरत है। हमें स्पष्ट शब्दों में मना कर देना चाहिए कई बार। फिर ये एक्सपेरिमेंटल से, पीयर प्रेशर से ये स्टार्ट हुआ, है ना। फिर क्या होता है कि फिर ओकेजनली धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो थोड़ी मात्रा बढ़ने लग जाती है, क्योंकि एक बार जब ले लिया ना, तो फिर होता है कि यार एक बार तो लिया हुआ ही है, दूसरी बार ले लो। दूसरी बार लेना, तो पहली बार से दूसरी बार में कम टाइम लगेगा, फिर दूसरी से तीसरी बार में और कम टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे टाइम कम होता जाएगा। ऐसे करते धीरे धीरे मात्रा बढ़ाता जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण फिनोमिना इसके अंदर होती है। फिर क्या होता है, ग्रेजुअली क्या होता है कि आदमी तनाव हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो क्या यार दारू लियो, है ना। उसको खुशी हो रही है, तो भी चलो सेलिब्रेट करो, शराब पियो। वो बोर हो रहा है कि यार मन नहीं लग रहा, क्या करें, पी लेते हैं, लिया बैठ लो। तो मतलब हर चीज का साधन जो है, जो उसका उपाय जो है, वो शराब को बना लेते हैं, या किसी भी नशे को बना लेते हैं। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू में भी यही होता है। आप देखना, तनाव आते हैं, लोग पुड़िया खोलते हैं, या सिगरेट जला लेते हैं, बीड़ी जला लेते हैं, टेंशन आती है। अब क्या होगा, इससे कंडीशनिंग हो जाती है कि टेंशन आई
आपने नशीला पदार्थ लिया तो टेंशन का और नशीले पदार्थ का जुड़ाव हो गया। जुड़ाव हो गया। अब भविष्य में कभी भी थोड़ी सी भी टेंशन आएगी ना तो तुरंत दिमाग सबसे पहले नशीले पदार्थ की तरफ जाएगा, हाँ। है ना। इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। इसमें एक पेवलोव नामक वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया था। थोड़ा सा मैं कंडीशनिंग, थोड़ा वैज्ञानिक चीजें भी समझाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं नहीं, बताइए आप। पेवलोव एक्सपेरिमेंटेशन में पेवलोव वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक कुत्ता था, उसको वो खाना देता था तो उसके लार आनी स्टार्ट हो जाती थी। उसने क्या किया, खाने के साथ साथ में घंटी बजाता था। हर बार खाना लाता था, साथ में घंटी बजाता था, तो कुत्ते की लार आती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसने केवल घंटी बजाई, घंटी बजाने से ही लार आने लग गई। तो मतलब कंडीशन हो गई अब घंटी और लार आना। उसी तरह तनाव, खुशी या बोर्डम के साथ में हम नशे को कंडीशन कर देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि वो दिमाग में कंडीशन हो गई। अब वो आदमी धीरे धीरे रेगुलर लेने पड़ जाता है। जो आदमी शुरुआत में मजे के लिए, फन के लिए या एक्सपेरिमेंटल के लिए सेवन करता है नशीले पदार्थों का, वो धीरे धीरे अब अगर ना ले तो उसको कई शारीरिक और मानसिक लक्षण होने लग जाते हैं, जो अपने शुरू में बात की थी, घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना, मन नहीं लगना, डिप्रेशन। अब उनसे बचने के लिए लेनी पड़ती है। पहले तो मजे के लिए लेता था, अब लेनी पड़ती है ना। अब इस स्थिति में आ गया। तो इस तरह एक एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो लत के अंदर कन्वर्ट हो गया और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। किस प्रकार के लोग होते हैं, उनमें रिस्क ज्यादा होती है, मतलब शराब या नशे की ओर प्रभावित होने की? देखिए, शुरुआत में जो कारण पड़े थे वो तो है ही है कि भाई उपलब्धता जहाँ इजी होगी, लो रेगुलेशन, पुलिस जो अच्छे से शक्ति नहीं है, घर में कोई स्वीकार्यता है, ये कारण तो रहेंगे, उनमें तो चांस ज्यादा रहेंगे। इसके अलावा पर्सनैलिटी किस तरह की होती है, जैसे एक तरह की पर्सनैलिटी होती है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लापरवाह होते हैं, गैर जिम्मेवार होते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचना, है ना। फन सीकिंग, उनको मजा चाहिए होता है हर चीज में, है ना। इमीडिएट प्लेजर चाहिए होता है, वो आगे के दुष्परिणामों का आंकलन नहीं कर पाते, है ना। इसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। असामाजिक टाइप के लोग होते हैं, है ना, तो जो सामाजिक नियम कायदों का पालन नहीं करते। एक तो इस तरह के लोग होते हैं जो जिनमें सब में लगभग आपको नशा मिलेगा। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई बार क्या होता है कि सेल्फ मेडिकेट कर रहे होते हैं, मतलब जैसे कुछ लोग चिंतालु होते हैं, अदरवाइज तो वो ठीक होते हैं, पर वो घबराहट, बेचैनी, चिंता, फिक्र और इन चीजों में आके खुद इन चीजों को ले रहे होते हैं। तो वो उनमें थोड़ा, कुछ लोगों में जैसे विल पावर की कमी होती है ना, वो अपने जो भावनाओं को नियंत्रित न कर पाना, है ना, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित न कर पाना, तो उनमें भी इन प्रकार के पदार्थों की जो सेवन करने की संभावना ज्यादा होती है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इम्पल्सिव होते हैं, आवेग में जल्दी आ जाते हैं, है ना, सेंसेशन सीकिंग होते हैं, जिनको कुछ न कुछ चाहिए होता है। इस तरह के लोगों में भी संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है और इन लोगों को मेडिकल हेल्प की कई बार आवश्यकता होती है। तो ये लोग जरूर सावधान रहें, क्योंकि एक बार ये तो ऐसी खाई है जिसमें एक बार फिसल गए फिर वापसी बड़ी मुश्किल होती है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जो नशा करता है व्यक्ति, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है, तो नशे में और अपराधियों में क्या संबंध है? देखिए, जो व्यक्ति नशा करता है वो अपराध की ओर ज्यादा प्रवृत्त होता है। समाज शास्त्रीय वो ऐसे आंकड़े, ऐसे अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल सही बात की है कि ज्यादातर जो अपराध किए जाते हैं वो किसी न किसी नशे के प्रभाव में किए जाते हैं, और खास तौर पे अल्कोहल, शराब के प्रभाव में किए जाते हैं। जैसे आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देख लीजिए, आप बलात्कार देख लीजिए, आप हत्याएं देख लीजिए, इवन सुसाइड, ये सभी नशे के प्रभाव में की जाती है। उनका डर खत्म होता है नशे से। क्यों? देखिए, अल्कोहल क्या करता है कि अल्कोहल हमारे दिमाग की बंदिशें हटा देता है। जो सामाजिक व्यक्ति सीखता है बचपन से कि नहीं, यहाँ पर ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से किसी को कष्ट हो सकता है, किसी को परेशानी हो सकती है, वो सारे बंधन जो है वो अल्कोहल खत्म कर देता है, उसको थोड़ा निर्भीक बना देता है। तो ये अपराध और जो मजे लेने की प्रवृत्ति है, फन कि मेरे को मजा चाहिए, वो बढ़ जाती है उससे। तो ऐसे लोग अपराध की प्रवृत्ति भी उनमें ज्यादा होती है, और अपराधियों में ये चीज कॉमन भी ज्यादा है, नशा। इसके दुष्परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं नशे के? देखिए, नशे के दुष्परिणाम कई स्तर पे हैं। सबसे पहले हम शारीरिक दुष्परिणामों की बात करें तो जैसे अगर हम शराब की बात करें
तो सबसे महत्वपूर्ण दुष्परिणाम तो है लीवर पे इसका असर। हम्म, लीवर का कैंसर, लीवर फेल होना, हम्म, पेट के अल्सर, हम्म, पेट का कैंसर। हम्म, और मैंने जो पढ़ाई की है उसमें मैंने बहुत ही कम ऐसे कैंसर देखे हैं जिनका कारण शराब नहीं होता। नहीं होती। मतलब शराब हर प्रकार के कैंसर का कारण हो सकता है। हम्म, इसके अलावा हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक आ जाना, हम्म, ये सारी बीमारियां और भी बहुत सारे की बीमारियां होती हैं जिनमें शराब कारण बनता है। तो ये तो हो गया शारीरिक हम्म, नुकसान, इसका बहुत सारे अंगों पे दुष्प्रभाव डालता है धीरे धीरे, और 100% डालता है। हम्म, बहुत सारे लोगों का जस्टिफिकेशन क्या होता है कि मैं तो ना ये बढ़िया वाली शराब पीता हूँ, हाँ हाँ है ना। कुछ लोग कहते हैं मैं तो केवल बियर ही पीता हूँ, हाँ हाँ है ना, इसमें तो ये शराब होती ही नहीं है। हाँ कुछ लोग कहते हैं कि मैं खाना अच्छा खाता हूँ इसके साथ में। हाँ हाँ कुछ लोगों का ये भ्रम होता है कि मेरा शरीर मजबूत है। मजबूत है। ये भ्रम समय के साथ सबके टूट जाते हैं। कई लोग मंगलवार को नहीं पीते, हाँ, कई शनिवार को नहीं पीते, तो सब उनके तर्क है अपने अपने। सबके अपने अपने तर्क है। ये मतलब ये एक तरीके से मतलब इस बात को छुपाना है उनको। छुपाना है, मतलब उनको पीना है। हाँ, पीना और है, पीने और के लिए कोई ना उनको कोई तर्क बहाना देने देना हैं, है। बहाना है चाहिए हाँ, उनको। बहाना चाहिए। और कई बार ये उनको खुद को नहीं पता होती ये बात। हाँ हाँ, खुद ये को पता है उनको कि हाँ, मंगलवार को पीने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कुछ एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा, सही बात हाँ है। तो ये है इसके अंदर। हाँ सर अच्छा, अब। इसके अलावा तो आगे रह गया हाँ इसमें कि जैसे आर्थिक नुकसान, हम्म, आप जैसे कैलकुलेट कीजिए कि अगर कोई आदमी शराब रोज पी रहा है, हम्म, तो निम्न तबके का आदमी है वो थोड़ी सस्ती पी लेता है, उस हम्म, तबके का आदमी ज्यादा पी लेता है। हम्म, कोई एक बोतल पी रहा है, कोई पूरी, कोई 2 बोतल पी रहा है, कोई क्वार्टर पी रहा है, हम्म, कोई हाफ पी रहा है। हम्म, तो और ज्यादातर और निम्न तबकों में ये परेशानी ज्यादा ज्यादा है। है ना। ऐसा माना गया है कि पुरुषों में, कम पढ़े लिखे लोगों में, निम्न तबकों के लोगों में ये चीज जो है वो ज्यादा ज्यादा होती है, है। ज्यादा होती है। तो 1,500 का खर्चा लेके चलो आप डेली का, तो 20, 25, 30 हजार का खर्चा रोज है। इतनी एक औसत इनकम होती है इंसान की। तो आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण खर्चा तो सारा अल्कोहल में जा रहा अल्कोहल में जा है ना। अगर थोड़ी इकोनॉमिक फाइनेंशियल नॉलेज हो, अगर वो 20, 25, 30 हजार रुपए आप हर महीने बैंक में जमा करना स्टार्ट कर दे, आजकल तो म्यूचुअल फंड्स आते हैं उनमें स्टार्ट कर दे, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि 20, 30 साल बाद में वो करोड़ों की अमानत हो जाती है। अमानत है। तो आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं हाँ, आर्थिक तौर पे। हाँ, आपके बच्चों की पढ़ाई रुक रही है, हम्म, आपके घर के और छोटे छोटे मोटे विकास कार्य रुक रहे हैं, केवल एक गलत चीज के चक्कर में। तो ये इस चीज के बारे में हमारे दिमाग को हमको खोलना है। खोलना है। इसके अलावा घर में लड़ाई झगड़े, है ना, मारा पीटी, हाँ हाँ है ना, केस मुकदमे, अपराध की जो अपने अपराध बात की है, सारे अपराध ज्यादातर आप युवा अवस्था में जो हम्म, एक्सीडेंट्स होते हैं ना वो हाँ, अल्कोहल के प्रभाव में ही अल्कोहल। होते हैं। ये सारे नुकसान देश को, समाज को, परिवार, ये है ही है इसके सारे हाँ, नुकसान। इसके अलावा अपनी जो संस्था है युक्ति संस्थान, ये विशेषकर महिलाओं के लिए काम करती है। वुमेन एम्पावरमेंट पर ही अपना मुख्य फोकस होता है। महिलाएं शराब नहीं पीती, लेकिन फिर भी महिलाओं को शराब प्रभावित करती है। अगर उसका पति शराब पी रहा है तो वो उससे प्रभावित होगी, अगर उसका बेटा शराब पी रहा है उससे वो प्रभावित होगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई बार तो मेरे को ऐसे लगता है कि महिलाएं ज्यादा प्रभावित हो रही है कि हाँ आदमी पी रहा है, वो जो पी रहा है वो तो एक तरीके से ऐसे मान लेते हैं कि वो बुद्धि विवेक हो चुका है। हाँ हाँ अब जो विवेक वाला आदमी जो घर पे बच्चा है वो बड़ा प्रभावित होता है हाँ उससे। हाँ जैसे ये अपने यहाँ पर ये कॉमन चीज है कि महिलाएं कम पीती कम हैं, पीती पुरुष ही पीते हैं फिर ज्यादातर। हाँ हाँ अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि घर पे आके मार पीट करते हैं। हाँ हाँ घरेलू हिंसा का मुख्य कारण अल्कोहल है, अल्कोहल है। पहला। दूसरा, आर्थिक स्थिति का अपनी बात कर ही चुके हैं। हाँ हाँ अब जो आदमी अल्कोहल के प्रभाव में सारे दिन रहेगा वो कितना कमाएगा, हम्म, क्या अच्छा काम कर पाएगा, क्या अपने धंधे को आगे बढ़ा पाएगा, हम्म, नहीं बढ़ा पाएगा। तो वो आर्थिक प्रेशर भी कई बार महिलाओं पे आता है। मैंने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं जो निम्न तबके में वो महिलाएं काम कर रही है, आदमी दारू पी रहे हैं, हाँ है ना। तो ये सीधा सीधा दुष्प्रभाव है। फिर अगर किसी माँ बाप, माता पिता में कोई पिता सेवन कर रहा है, बच्चे सेवन कर रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं सीधा असर, इमोशनल टॉर्चर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, चिंता कितनी ज्यादा हो जाती है। तो महिलाओं को भी ये पारिवारिक, घरेलू, शारीरिक स्तर पे काफी नुकसान देता है। इसके अलावा कुछ महिलाएं खुद भी करती है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, तो ये अपने यहाँ पर महिलाएं खूब हाँ हाँ लेती हैं, लेती है। है ना। तो वो उनके स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को, आर्थिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचा रहा है ना। तो इसी तरह महिलाएं भी इस प्रॉब्लम से अच्छे खासी प्रभावित है। डॉक्टर साहब, इसके उपचार क्या हो सकते हैं? बचे कैसे अपन नशे से, ये भी आप हमें बताएं। देखिए, मैं 3 स्तर पे इसकी बात कर सकते हैं। एक तो सामाजिक स्तर पे, एक ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट,
और एक कुछ काउंसलिंग या साइकोथेरेपिक साइकोसोशियल ट्रीटमेंट्स, 3 स्तर पे इनकी बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा मेडिकल ट्रीटमेंट को। देखिए, अगर कोई आदमी नशे का आदी हो जाता है, लत पड़ जाती है, एडिक्शन जिसको हो जाता है, तो सबसे पहले तो मेडिकल हेल्प लेने की एकदम बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी चीज है ये कि आप मेडिकल हेल्प ले। लोग जनरली, लोगों का रवैया ये लगता है कि यार ये तो नशेड़ी है ना, ये कोई इसको क्या मेडिकल हेल्प की जरूरत है, ये कोई बीमार थोड़ी है। हाँ, ये कोई बीमार थोड़ी है, मन से कर रहा है, तो है ना। देखिए, मैंने जैसे आपको वो चक्कर बताया था ना, तो एक बार शुरुआत में तो मजे के लिए करता है आदमी, मन से करता है, फिर बाद में उसकी खुद की भी बस की नहीं रहती है। इसलिए इसको साइको बायो सोशल प्रॉब्लम बोलते हैं। मतलब ये हमारे दिमाग को जकड़ लेती है। उस स्थिति में मेडिसिन बहुत अच्छा प्रभाव देती है। मेडिसिन का किस स्तर पे प्रभाव होगा? एक तो जो अपने पहले बात की थी कि अगर जैसे बहुत सारे लोग इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं कि भाई अगर ना पिया तो भूख नहीं लगना, घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना, शरीर में कंपन हो जाना, अल्कोहल नहीं लेते हैं। इसी तरह जैसे अफीम के प्रोडक्ट्स जैसे अफीम, डोडा, पोस्ट, हेरोइन, चिट्टा, ये जो लोग लेते हैं, ये अगर ना ले ना तो इनके शरीर में बहुत भयंकर दर्द होना, लैट्रिन दस्त लगने लग जाना, नींद नहीं आना, घबराहट, बेचैनी, नाक में से पानी, आंख में से पानी, इस तरह के विड्रावल सिम्टम्स अफीम वाले लोगों को आते हैं। तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है दवाइयों से कि भाई हमने दवाई दे दी, अब उसको वो कंफर्टेबल है ना। अब दवाइयों का ये रोल हो गया। उसके अलावा कुछ दवाइयां ऐसी भी आती है जो शराब के साथ में रिएक्शन करती है। जैसे जनरली आप ना इस फील्ड में, नशा मुक्ति के फील्ड में जोड़ा छाप लोग खूब पॉपुलर है ना, कि ना इंजेक्शन लगा के आए या फिर पुड़िया ले आए और वो शराब छुड़ाने के लिए। जनरली कुछ पदार्थ ऐसे आते हैं जो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं कि अगर अल्कोहल कोई व्यक्ति ले रहा है और उसको अगर वो दवाई दे दी जाए तो वो रिएक्शन हो जाती है, फिर उल्टी, उबाक आना, बहुत भयंकर बेचैनी होना, तो वो डरता आदमी फिर नहीं लेता, है ना। तो ये हमारे पास भी उपलब्ध है, ये पद्धति हमारे पास भी उपलब्ध है, लेकिन हम बड़े विवेक के साथ में मरीज को अच्छे से समझा के देते हैं, बिना बताए नहीं देते हैं, है ना। तो ये वाली पद्धति भी उपलब्ध है। इसके अलावा दूसरा ट्रीटमेंट का जो हम बात करें सामाजिक स्तर पे जैसे हम बात करें सामाजिक जागरूकता नशों के बारे में, जैसे माता पिता भी इस चीज के बारे में अगर बच्चों के साथ खुल के बात करें, कई बार क्या माता पिता बच्चों इस चीज को टैबू मानते, बात ही नहीं करेंगे तो जानकारी कैसे मिलेगी बच्चों को? फिर जानकारी किससे मिलेगी? साथी संगियों से, जो खुद इसमें आदी है। तो माता पिता को भी अपने बच्चों को इन चीजों के बारे में खुल के बात करनी चाहिए कि बेटा ये चीजें ऐसी होती है और इनसे इस तरह से आदि जो है बन सकते हैं, ये इसलिए आपको मना कर रहे हैं। तो माता पिता भी इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं अच्छे से। फिर सामाजिक स्तर पे भी इसकी उपलब्धता कम हो, है ना, नियम कायदे कानून है ये स्ट्रॉन्ग बनाए, समाज के लोग मदद करें, जो आदी है नशे के, उन लोगों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करने में मदद करें। इस तरह से हम सामाजिक स्तर पे भी और भी कई उपाय हो सकते हैं। फिर पर्सनल स्तर पे जैसे काउंसलिंग, थेरेपीज है, ये भी अच्छा काम करती है। जैसे मैं आपको कुछ बिंदु बताना चाहूंगा कि किस तरह से काम करती है। हमें उनकी, कई बार हम थोड़ा सोच को परिवर्तित कर सकते हैं मरीज की, उसको आईना दिखा सकते हैं कि भाई आप जो ये अभी ये सोच रहे हो ये सही नहीं सोच रहे हो, हकीकत क्या है, हकीकत ये है ना। कई बार पता ही नहीं होता। जैसे एक कॉमन टेंडेंसी है कि यार मेरा कंट्रोल है, मैं जब चाहूंगा जब छोड़ दूंगा, ये ऐसा होता नहीं है ना। वो दिन कभी नहीं आता है कि मैं छोड़ दूंगा। तो ये खुद लोगों को भ्रम होता है। लोग 1 जनवरी का भी इंतजार करते रहते हैं कि नए साल वाले दिन छोड़ेंगे। तो ये बल्कि चल रहा है जुलाई है, मतलब सितंबर चल रहा है, 4 महीने पड़े हैं छोड़ने में ही, तो 1 तारीख का इंतजार क्यों? वो 1 तारीख कौन सी सन को आएगी ये हमें ये पता नहीं है। तो ये जैसे ये एक भ्रम है, उसको आईना दिखाना होता है, उसको सबूत दिखाना होता है कि तुमने इतने दिनों में से कितनी बार छोड़ी है, है ना, और क्या क्या आपके दुष्परिणाम हो रहे हैं, फिर भी आप कंटिन्यू किए जा रहे हो। अच्छा, नशे के लोगों की क्या है कि जिंदगी की नंबर 1 चीज नशा बन जाती है। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि ये जिंदगी, अनमोल जिंदगी हमको भगवान ने दी है, परिवार दिया है, समाज दिया है, सब चीजें हैं, लेकिन नशा एक ऐसा राक्षस है दिमाग में बैठा हुआ जो उस आदमी को के लिए 1 नंबर चीज हो जाती है। लुगाई, बच्चे, पैसा, इज्जत कुछ नहीं रहता, वो 1 नंबर चीज है। तो कितनी भयंकर चीज है ना। तो इसकी गंभीरता को समझना जरूरी है। फिर जैसे और किस तरह के सोच के विचार हम दे सकते हैं, जैसे ज्यादातर लोगों की एक टेंडेंसी होती है कल छोड़ दूंगा,
कल जो हम ये जो कल पे डाल रहे हैं ना, इसका मतलब हमको नहीं छोड़ना। छोड़नी नहीं है, हाँ, कल तो कभी ये आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा। तो ये भी एक भ्रम होता है। भ्रम होता है। एक और समस्या होती है, जैसे ज़्यादा बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो उनको ऐसे लगने लग जाता है कि यार अब मैं, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कुछ हुँ। लोगों का कि यार अब मेरी पार नहीं पड़ेगी, मैं नहीं छोड़ पाऊँगा, हाँ, मैं नहीं छोड़ूँगा। है ना? वो गिव अप कर देते हैं इसके हाँ, सामने। तो ऐसी बात भी नहीं है। हुँ, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास कि ना, जिन्होंने अच्छी खासी आदतन होने के बाद में हर प्रकार का नशा छोड़ा छोड़ा है। है ना? हाँ। तो हमें कई बार हौसला अफ़ज़ाई की भी ज़रूरत पड़ती हुँ, है। हुँ, सोशल पारिवारिक जो सपोर्ट है हुँ, हुँ, छुड़ाने में, हुँ, उसकी भी आवश्यकता होती हुँ, है। इसके अलावा एक और पद्धति है कि ना, उसको ये आईना दिखाना कि भई आप ये शराब ले रहे हो, हुँ, हुँ, मान लो, अगर ये अगले 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल लेते रहे, हुँ, तो हुँ, आपका जीवन किस दिशा में जाएगा, हुँ, हुँ, और नहीं लो तो किस दिशा में जाएगा। किस दिशा जैसे में? मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भैया आपका जीवन का क्या टारगेट है? कि साहब मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चे अच्छे खासे पढ़े लिखें, हुँ, अच्छा घर बने और ये हो, इज़्ज़त हो। तो मैंने कहा अगर आप अपनी इन आदतों को कंटिन्यू हुँ, रखोगे, हुँ, हुँ, तो हुँ, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो वो कहने लगा साहब पॉसिबल तो नहीं है। हुँ, हुँ, ये तो एकदम खराब हो जाएगा, बर्बाद हो हाँ, जाएगा। तो वो आईना दिखाना भी कि आपका कल कैसा होगा? हुँ, हुँ, अगर आप अपने नशे की चीज़ को चालू रखेंगे, हुँ, हुँ, स्टार्ट रखेंगे, तो कल कैसा होगा? हुँ, जैसा क्या आप चाहते हो वैसा होगा या फिर उसका उल्टा होगा? उल्टा होगा। तो ये आईना दिखाना। हुँ, इसके अलावा और सपोर्टिव थेरेपीज़ और भी काफ़ी काउंसलिंग के तरीके हैं, और भी कई गलत तरह के विश्वास दिमाग में बड़े होते हैं। हुँ, तो उनको भी हुँ, एड्रेस करते हैं, तो उसको थोड़ा लगता है कि हाँ, अपने सोच रहे हैं ये तो गलत सोच है, नशे में ऐसा ही होता है। हुँ, हुँ, इसके अलावा है ना, जैसे कई बार हम मरीज़ों को ये बताते हैं कि ये जो इसकी जो तलब लगती है, हुँ, हुँ, ये तलब को आप समझो, हुँ, हुँ, है ना? ये तलब कुछ देर के लिए होती है, फिर हुँ, खत्म भी हो जाती है। हुँ, हुँ, जनरली क्या होता है, लोगों को तलब लगती है और सीधा ठेके की तरफ भागते हैं, हुँ, हुँ, है ना? वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हुँ, हुँ, अगर आप थोड़ा-सा ध्यान ध्यान लगाओ इस पे हुँ, कि अच्छा ये तलब उठी, अच्छा ठीक है, अब ये विचार आ रहा है कि लेके आ जाऊँ। हुँ, उस टाइम पे इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचें हुँ, कि अच्छा ये लेके आ जाऊँगा तो जो मेरा कमिटमेंट है इसको शराब को छोड़ने का, क्या वो पूरा होगा? हुँ, क्या वो कल कभी आएगा? फिर उसको दिमाग में आया कल तो कभी को नहीं आएगा, हुँ, डॉक्टर साहब बताइए। तो ये इस तरह से जब वो तलब लगे उस टाइम पे इसके दुष्परिणामों के बारे में, अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में, हुँ, शराब छोड़ने के प्रति अपना जो दृढ़ निश्चयता है उसके बारे में सोचने से कई बार वो तलब कम हो जाती कम है। हो जाती है। और वो एक बार टाइम निकल जाता है तो धीरे-धीरे प्रैक्टिस हो जाती है फिर। हुँ, हुँ, फिर इसके अंदर एक और भूमिका महत्वपूर्ण होती है रिहैबिलिटेशन की। हुँ, हुँ, अब क्या है कि बहुत सारे लोगों को का जीवन ही ये नशा हो जाता है। नशा हो जाता है। अब वो कहेंगे डॉक्टर साहब अब नशा नहीं करें तो करें क्या? करें क्या? है ना? तो उस कंडीशन में रिहैब की आवश्यकता हुँ, होती हुँ, है, हुँ, जिसकी सुविधाएँ अभी वर्तमान में हमारे पूरे देश में मेरे को लगता है इतनी नहीं है। रिहैब का मतलब कि वो अपने जीवन को वापस स्टार्ट करें, शुरू करें। है ना? वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करें हुँ, जिससे उसका मन लगे, मन लगे। उसका ध्यान उन चीज़ों में रहे। जैसे कोई किताबें पढ़ने का, कोई हुँ, स्पोर्ट्स में, कोई सामाजिक कार्य हुँ, में, अपने खुद के काम-धंधे हुँ, में, हुँ, या फिर कोई और चीज़ जिसमें उसको अच्छा लगता अच्छा हो, लगता मज़ा है। लगता हो, उन चीज़ों पे वो शिफ्ट हो, हाँ, हाँ, है ना? ताकि उसकी एक नई जीवन शैली वापस वापस स्थापित हो, शुरू हो, दोबारा चक्र स्टार्ट हो। मुख्य धारा में वो वरना मान वापस आए। लीजिए हमने एक बार छुड़ा दी, हाँ, हाँ, फिर वो आदमी जाके घर पे बैठा है ना? कुछ नहीं कर रहा है, हुँ, तो वो कितनी देर तक कितनी रोकेगा खुद हाँ, को, हाँ, हाँ, है ना? ये तो 24 घंटे रोकने वाला काम हो गया। हाँ, तो ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद में मेंटेनेंस, हुँ, हुँ, कई बार क्या होता है कुछ लोग 1 डेढ़ महीने तो छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। फिर एक दिन कोई या तो कोई सेलिब्रेशन होता है हाँ, हाँ, या कोई टेंशन, जोरदार टेंशन टेंशन आ जाती है। फिर कोई यार इतने दिन छोड़ दिया, आज तो ले लिया। आज ले लेते हैं। तो जैसे ही वो आज लेता है, तो वो जो नशा करने की जो उसकी स्टाइल है वो पहले की तरह एकदम उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। हाँ, हाँ, फिर वो कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल नहीं होता। उसको बिल्कुल। सीखना तो कुछ है ही नहीं। हाँ, क्योंकि ये इस तरह से समझ सकते हैं कि वो राक्षस है ना आपके दिमाग में अभी ज़िंदा ज़िंदा है। है। आपने एक बार भी उसको अगर शराब पिला दी, हाँ, तो वो वापस अपने पूरे विकराल रूप में आ जाएगा। वो आ जाएगा। ये निश्चित है निश्चय। एकदम, ये प्रवृत्ति होती है। तो उसमें इसमें ऑल एंड नन फिनोमेना काम करती है हुँ, कि बिल्कुल नहीं, हुँ, हुँ। एक बार भी नहीं, चाहे 6 महीने हो जाओ, चाहे 1 साल हो जाओ। तो जैसे कोई व्यक्ति मतलब साइकिल चलाता है, उसने साइकिल चलानी छोड़ दी थी, 30 साल बाद में अगर वो साइकिल चलाएगा तो उसका हैंडल वो साँभ लेगा। हाँ, वही हालत शराबियों के साथ है। जिसने शराब का स्वाद एक बार चख लिया, जिसको लत लग गई, उसने छोड़ने के बाद में अगर वो 10 साल बाद में भी पिएगा तो उतनी तो ऊर्जा के वापस वो साथ लत का शिकार हो सकता हो है। सकता है, ठीक बात है। हो सकता है। तो इसमें ये इसीलिए हमको हमारी नई जीवन शैली बनाने की ज़रूरत है और एकदम इससे दूर रहने की हिदायत है। डॉक्टर साहब आपने
अपना अमूल्य समय संस्था को दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक बार किसी को लत लग गई, फिर उसको ठीक करना, उसकी लत को छुड़ाना इतना आसान नहीं होता है। उसमें लत में गिरने से पहले ही बचाव किया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। हुँ, हुँ। इससे हमारे परिवार ही नहीं, पूरे देश का कल्याण हो सकता है। हुँ, तो क्या-क्या तरीके हैं? मेरा एक और मानना है कि पेरेंटिंग, माता-पिता की भूमिका हर व्यक्ति के जीवन में और इवन देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है, हुँ, जिसको हमारे समाज में ज़्यादा अच्छे से देखा नहीं जाता। लोग कहते हैं हाउसवाइफ है तो कुछ काम नहीं हाँ, करती। हाँ। लेकिन बच्चों का पालने का काम मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो माता-पिता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, हुँ, हुँ। लापरवाही ना बरतें। कई बार बहुत ज़्यादा सख्ती भी अच्छी बात नहीं होती हुँ, हुँ। है ना? एक संतुलन ज़रूरी है, हुँ, हुँ। सख्ती के अनुशासन में और बच्चों के साथ में एक दोस्ताना व्यवहार व्यवहार का में। संतुलन। कि भई माता-पिता इन चीज़ों के बारे में बात भी करें, हुँ, कि हुँ। भई बच्चे की कोई गलती हो जाए तो उसको समझाएँ, ना कि उसको दंड देवें धन्यवाद। सीधा ही। हुँ, हुँ। तो अगर माता-पिता के साथ अच्छा कॉन्फिडेंस होगा तो बच्चे शेयर करेंगे, हुँ। बच्चे जो है माता-पिता को अपनी समस्या के बारे में बताएँगे, तो शुरुआती तौर पे ही इस चीज़ को रोका जा सकता रोका है। जा सकता इसी तरह सामाजिक तौर पे इनकी हम उपलब्धता को कम करके स्कूल में इसके हुँ। बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम अवेयरनेस। चला के बच्चों हुँ। को, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि ये समस्या इतनी गंभीर है। हाँ, हाँ। उसके लिए हमारी ज़िम्मेवारी यही है धन्यवाद। कि हम उनको घुसने से ही हुँ, हुँ। रोक लें। हुँ, हुँ। एक बार मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ पूरे संस्था परिवार की ओर से। आभार व्यक्त करता हूँ हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी का। आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सहयोगी नितिन शर्मा जी का। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ हम आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।